नमस्कार सभी दर्शकों का इस खास कार्यक्रम दृष्टिकोण में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के बारे में। इस युद्ध के माध्यम से आपने देखा होगा कि पूरी तरह से मीडिया में एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि रूस कितनी बेदर्दी से यूक्रेन पर हमला कर रहा है और वो अपनी दादागिरी या अपने घमंड में किसी विश्व के किसी भी देश की सुने बगैर अब पूरी तरह से वो तृतीय विश्व युद्ध के मूड में है। लेकिन इस पूरी कहानी के पीछे दरअसल पूरी सच्चाई क्या है वो हम इस कार्यक्रम में जानेंगे। कौन सा षड्यंत्र चल रहा है इस युद्ध के पीछे और ऐसी कुछ सच्चाइयां जो मेनस्ट्रीम मीडिया छोड़िए बाकी के सोशल मीडिया पर भी आपको जानने को नहीं मिलेंगी, लेकिन आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे कुछ ऐसा इस युद्ध के पीछे का काला सच जो आपको जानना बेहद जरूरी है। कार्यक्रम में अंत तक बने रहिएगा। तो सभी का स्वागत है दृष्टिकोण के इस स्पेशल एपिसोड में। तो चलिए ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू करते हैं और आज इस कार्यक्रम में जो मैंने विषय बताया है इस पर चर्चा और आपको महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिवांग यादव जी। शिवांग यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और जैसा कि विषय आपने सुन लिया होगा तो मैं बिना समय व्यर्थ किए बस साधारण सा एक सीधा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं जो दर्शकों के भी मन में होगा कि आखिरकार जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है मीडिया द्वारा या जो मीडिया में अभी तक दिखाया जा रहा है इस युद्ध की पूरी कहानी, जिसमें कि एक रूस को बहुत बड़ा गद्दार टाइप का सिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है, एक्चुअल में सच्चाई इस युद्ध की क्या है वो एक बार दर्शकों को बताएं और आप शुरू कर सकते हैं शिवांग यादव जी। देखिए सुमित भाई, जो अभी ये जो युद्ध हो रहा है ये इस तरीके से इसको दिखाया जा रहा है जैसे कि रूस अपनी दादागिरी में, अपने घमंड में चूर होकर अपने एक पड़ोसी देश जिसके अंदर लोकतंत्र चल रहा था उस पर कब्जा करने के लिए आतुर हो गया है। क्योंकि ये पूरी मीडिया कॉरपोरेट द्वारा ही संचालित होती है, तो इस पूरी मीडिया में सिर्फ वही दिखाया जाता है जो अमेरिका के लिए ज्यादा वो हो कि अमेरिका के पक्ष में हो जो चीजें, उस चीज को ये मीडिया आज की दिखाती है, हमारी भारत की भी मीडिया। तो आप जब भी देखेंगे तो मीडिया में यही दिखाया जा रहा है कि तानाशाह हुआ पुतिन और इस तरीके की चीजें इस्तेमाल की जा रही है। लेकिन अगर हम इस पूरी घटना के पीछे की चीजों को समझेंगे तो उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि जो ये अमेरिका है जो इतना दूर है रूस से, उसका इसमें क्या मतलब है, यहाँ पर उसका क्या मतलब सिद्ध होता है और वो क्यों इस तरीके से एक इस छवि में आता है हमेशा से अमेरिका कि भाई वो दुनिया का रक्षक है, वो विश्व का रक्षक है। तो जो हमारी मीडिया है, मीडिया में यही बात दिन भर चल रही है कि ये विश्व रक्षक अभी कहाँ गया इस युद्ध से। तो उसको मैं थोड़ा सा समझाऊंगा इसमें आपको। देखिए सबसे पहले तो रूस का हमेशा से ये कहना है, रूस बार बार भी अभी भी जब ये युद्ध चल रहा है उसमें बार बार ये बात कह रहा है कि अमेरिका इस बात की पुष्टि करे कि जो यूक्रेन है वो नाटो के अंदर शामिल नहीं होगा। अगर अमेरिका इस बात की गारंटी दे देता है तो मैं अभी युद्ध रोकने के लिए तैयार हूं। लेकिन अमेरिका इस बात की गारंटी नहीं दे रहा रूस को। अब ये समझते हैं कि नाटो क्या है। नाटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई एक समय पे, इसका उद्देश्य सिर्फ ये था कि देशों को एकत्रित करके उनकी सेनाओं को कभी भी किसी युद्ध के लिए इकट्ठा किया जा सके और किसी ऐसे देश पे आक्रमण के लिए उनको तैयार किया जाए जो देश अमेरिका की मनमानी में नहीं आ रहा है। या फिर अगर हम ये कहें कि अमेरिका के ऊपर भी जिन लोगों का कब्जा है, जिन बैंकर्स का कब्जा है, उनकी मनमानी में जो देश नहीं आ रहा उसको काउंटर करने के लिए, उससे लड़ाई लड़ने के लिए एक सामूहिक सेना का निर्माण किया जाए। तो सामूहिक सेना के निर्माण के लिए कई देशों को इस नाटो की ऑर्गेनाइजेशन में सम्मिलित किया जा रहा है। तो ये जो नाटो देश है इसमें आप देखेंगे तो जो रूस है, रूस के आसपास के जितने भी देश हैं लगभग सारे देश नाटो के अंदर शामिल हो चुके हैं। अभी यूक्रेन जो है, यूक्रेन उस नाटो में शामिल नहीं हो पाया है। तो अब ये क्या है, अमेरिका उसको शामिल करने की पूरी दौड़ में लगा हुआ है कि यूक्रेन को किसी भी तरीके से नाटो में शामिल कर लिया जाए। अब जैसे ही यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता है तो सीधा रूस को क्या खतरा है कि अमेरिका की सेना सीधा उसके दरवाजे पे आके खड़ी हुई है। फिर
अब अमेरिका का इसमें क्या हित है? अमेरिका या फिर ये जो लोग जो अमेरिका को भी संचालित करते हैं, इनका एक परम उद्देश्य ये है कि इनको दुनिया के अंदर एक विश्व सरकार, एक विश्व सेना और एक विश्व करेंसी चाहिए। तो एक विश्व करेंसी करने के कदम में तो ये लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, जिसके अंदर डॉलर को इन लोगों ने पूरी दुनिया में स्थापित करवा दिया। एक विश्व सेना के लिए ये नाटो जैसी संस्था का निर्माण किया गया, ताकि किसी भी दो देशों का अगर विवाद हो तो उन दो देशों के विवाद में अमेरिका की सेना जाके वहां पे बैठ सके, अमेरिका की सेना वहां पे निर्णायक युद्ध में आ जाए। तो रूस ये नहीं चाहता है कि अमेरिका की सेना उसके दरवाजे पे आके खड़े हो, इसलिए रूस बहुत समय से चाह रहा है कि यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो। तो जो लोग ये बात कह रहे हैं कि भाई यूक्रेन एक आजाद देश है, एक लोकतंत्र पे हमला कर दिया रूस ने, तो असलियत में लोकतंत्र तो पूरी दुनिया में कहीं चल ही नहीं रहा, तो यूक्रेन में भी नहीं चल रहा। यूक्रेन अगर रूस उस पर कब्जा करना चाह रहा है तो यूक्रेन कोई आजाद नहीं है, यूक्रेन पर अमेरिका का कब्जा है एक तरीके से। भाई अमेरिका जैसे ही वो नाटो में शामिल हो जाता है तो अमेरिका की सेना यूक्रेन में आके वहां पे रह के अपना बेस बना सकती है बहुत आराम से। तो यूक्रेन अगर रूस के कब्जे में नहीं है तो अमेरिका के तो कब्जे में ही है एक तरीके से, कोई भी देश स्वतंत्र नहीं है। तो जितने भी ये नाटो देश हैं ये सब एक तरीके से सेना तैयार कर रहे हैं, पूरी घेराबंदी तैयार की गई रूस के खिलाफ, क्योंकि रूस एक ऐसा देश है, रूस के पुतिन ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने आज से लगभग 1 या 1.5 साल पहले एक बयान दिया था कि मैं अपने जीते जी और अपने आने वाली पुश्तों को अपने देश में रॉथशील्ड की बैंकिंग सिस्टम को स्थापित नहीं होने दूंगा। ये उनका बयान था, आधिकारिक बयान था। तो रूस के जो पुतिन है, पुतिन इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि भाई ये जो बैंकिंग सिस्टम है, ये जो दुनिया के ऊपर ये जो विश्व शासक है, ये चाहते हैं कि दुनिया में एक ही सरकार हो, स्वतंत्र स्वतंत्र सरकार उनको मंजूर नहीं है। या तो उनकी कठपुतली की सरकार उस देश में बिठाई जाए, या फिर एक डरपोक नेता हो जिसको सेना के माध्यम से डरा के कमजोर कर दिया जाए। तो उस बात में पुतिन नहीं आ रहे हैं और पुतिन लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं। इसीलिए अब आप ऐसे मान के चलिए सुमित भाई, अगर मैं एक उदाहरण देता हूं कि भाई मेरा एक पड़ोसी है, मेरे एक पड़ोस में एक व्यक्ति रहता है, उस मेरे पड़ोसी और मेरे बीच में कोई विवाद नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन एक तीसरा व्यक्ति जो हमारे हमसे काफी दूर रहता है, वो मेरे पड़ोसी को हर समय इस बात पे तैयार करने पे तुला हुआ है कि भाई तुझे इससे लड़ाई के लिए तैयार रहना है, हमारे बीच में कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन मेरे पड़ोसी को वो ये सिखा रहा है कि तुझे कभी भी इससे लड़ाई हो तो तैयार रहना है और मैं तुझे ताकत दूंगा, मैं तुझे हथियार दूंगा। तो ऐसी स्थिति में मैं क्या करूंगा? भाई मेरे सामने जो ये मेरा जो पड़ोसी है अब पूरी तरीके से उसकी बात में आ चुका है, तो मुझे अपने इस पड़ोसी को भी थोड़ा सा दबाना पड़ेगा, इसकी कमजोर समझ दबानी पड़ेगी। भाई अगर मानेगा नहीं, मुझ पे आक्रमण करने को तैयार होगा, तो मैं इसके ऊपर कब्जा करूंगा फिर। तो रणनीति तो यही कहती है। तो पुतिन अपनी तरफ से कोई गलत नहीं कर रहे हैं, उस विलन दिखाने की ये जो पूरी प्रक्रिया है ये मीडिया के द्वारा संचालित है और मीडिया इन लोगों के पूरे संचालन में है। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो अमेरिका है, अमेरिका की ये जो आप देखिए रणनीति है ना, कि अभी तक वो युद्ध में उतरा नहीं है, ये रणनीति के तहत वो युद्ध में नहीं उतरा है अभी तक, क्योंकि अमेरिका के दोनों हाथ में इसमें कोई दिक्कत नहीं है उसको। अगर रूस और यूक्रेन का जैसे ये युद्ध हो रहा है, अगर ये युद्ध बढ़ा, नाटो के और देश शामिल भी हुए, तो इसमें भी अमेरिका का फायदा है। अगर नहीं होता तो कोई नुकसान हो ही नहीं रहा था अमेरिका, अगर रूस यूक्रेन पर आक्रमण नहीं करता। लेकिन ये आक्रमण कर दिया है और अब युद्ध होगा, इसमें भी अमेरिका का फायदा है। फायदा क्या है? फायदा ये है कि युद्ध होगा तो हथियार बिकेंगे, और हथियार सबसे ज्यादा कौन बेचता है? अमेरिका बेचता है। और ये जो पूरी लॉबी है, ये जो हथियारों को बेचने का जिनका काम है, जो चाहते हैं कि युद्ध हो, उन लोगों के द्वारा ही इस माहौल को बहुत साल से तैयार किया जा रहा था कि भाई आप नाटो के देशों में इन देशों को जोड़ो, रूस के जो पड़ोसी देश हैं इन देशों को जोड़ो नाटो में, और दिक्कत होगी तो युद्ध हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, युद्ध होगा तो हथियार बिकेंगे, तो दोनों तरफ को हम हथियार बेचेंगे। तो ये जो लॉबियां हैं ये तो चाहती हैं कि युद्ध हो। तो ये जो जिस समय अलकायदा के समय युद्ध चल रहा था, उस समय भी जितने दुनिया में आतंकवादी संगठन है, उन आतंकवादी संगठनों को हथियार देने का काम अमेरिका के द्वारा ही किया जाता है, अमेरिका की CIA एजेंसी द्वारा और अमेरिका के द्वारा। पूरे जितने भी आतंकवाद है, जितने भी आतंकवाद दुनिया के अंदर है, तो ये जो नाटो को अगर हम देखते हैं तो नाटो के उसमें लिखा हुआ है कि ये एक दुनिया के अंदर शांति कायम करने की संस्था है। लेकिन असलियत में जब हम देखते हैं कि 1949 में नाटो का शुरुआत हुई थी, उसके बाद से जब से ही दुनिया में अशांति फैली हुई है।
चाहे आप ये इराक का युद्ध देख लीजिए, उसके बाद जितने भी देशों के ऊपर तख्ता पलट किए गए, जो किए गए, वहां पे नाटो का कहीं ना कहीं काम है। गद्दाफी को हटाया गया, वहां पे भी नाटो का इस्तेमाल किया गया था। तो ये नाटो कोई दुनिया में शांति कायम करने की संस्था नहीं है, ये दुनिया में अशांति फैलाने की संस्था है, कि दुनिया में कहीं पर भी युद्ध होगा तो हम आएंगे। ये लोग क्या कहते हैं कि नाटो के माध्यम से हम देशों को एकत्रित कर लेंगे, उनका संगठन बना लेंगे, और उस संगठन के माध्यम से हम दुनिया में शांति स्थापित करेंगे। भाई रूस ये कह रहा है कि मेरे यहाँ पे कोई अशांति है ही नहीं, रूस और यूक्रेन के बीच में कोई अशांति ही नहीं थी, कुछ नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन तब भी उसे नाटो में शामिल करना है अमेरिका को। तो बात तो यह है कि उंगली कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। ये तो प्रतिक्रिया है। अब जब प्रतिक्रिया कर दी, क्योंकि उंगली करते हुए अमेरिका दिखा नहीं किसी को, अब प्रतिक्रिया सबको दिखाई दे रही है, तो सबको रूस दिखाई दे रहा है कि भाई बहुत बेकार देश है। तो ये तो हमेशा से एक नीति रही है इन लोगों की, जो पूरी दुनिया में सरकार चला रहे हैं अपनी, जिनके अंतर्गत अमेरिका भी आता है। अमेरिका भी एक उनकी कठपुतली मात्र है। ये जो पूरे बैंकिंग सिस्टम है, जो बैंकिंग सिस्टम के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चला रहे हैं, जो अमेरिका की भी अर्थव्यवस्था चला रहे हैं, वो अपनी अर्थव्यवस्था रूस जैसे देशों में, चीन जैसे देशों में, नॉर्थ कोरिया जैसे देशों में, ईरान जैसे देशों में नहीं चला पा रहे हैं। तो इसीलिए आप हमेशा देखेंगे कि जो दुनिया की मीडिया है या दुनिया के अंदर इन देशों को हमेशा नेगेटिव दिखाया जाता है। अब जैसे नॉर्थ कोरिया है, तो नॉर्थ कोरिया के अंदर ये लोग अपना सिस्टम नहीं चला पा रहे हैं। नॉर्थ कोरिया के अंदर और ईरान भी जैसे है, तो ईरान की आप हमेशा देखिए, ईरान को हमेशा विलन की तरह दिखाया जाता है कि भाई एक ऐसा इस्लामिक देश है जो अपने लोगों के ऊपर अत्याचार करता है और वहां पे तानाशाह लोग बैठे हुए हैं। इस तरीके की छवि दिखाई जाती है ईरान की। उसी तरीके से रूस की एक छवि दिखाई जाती है, चीन की एक छवि दिखाई जाती है। जबकि आप ये देखिए, जितने भी ये लोग, ये जो स्वतंत्र देश है ना, इन लोगों से ये ताकतवर है। हम चीन को देखें तो चीन इनकी इस षड्यंत्र में आता नहीं है। चीन काफी हद तक उसका अपना खुद का एक बैंकिंग सिस्टम है, जो कि इनके बैंकिंग सिस्टम से मुक्त है। तो चीन आज, अब आप देखिए, दुनिया में बनने वाला हर सामान चीन का है। जो कभी एक स्थिति भारत की थी, भारत जब विश्व गुरु कहलाया जाता था, उस समय हमारी ये स्थिति थी कि हम अपने देश में हर चीज बनाया करते थे, हर चीज इस्तेमाल होने वाली। हम बाहर से कुछ अपना इंपोर्ट नहीं करते थे कि भाई हम अपने कपड़ा इंपोर्ट कर लेते हो कि जूते इंपोर्ट कर लेते हो। हम कुछ इंपोर्ट नहीं करते थे, सब खुद बनाते थे और उसको अतिरिक्त मात्रा में बनाते थे और उसको बाहर बेच के आते थे। बेचने के बदले हम कुछ सामान भी नहीं लाते थे, उसके बदले में सोना ले आते थे, चांदी ले आते थे। तो आज चीन को अगर आप देखें तो चीन में भी कुछ कुछ उसी प्रकार से चीजें बनी है। इतने सालों में चीन ने अपने आप को बहुत मजबूती से डेवलप किया, रूस ने अपने आप को बहुत मजबूती से तैयार किया, और उसने अपने जो जिसे कहते हैं स्वरोजगार, उसको तैयार किया। चीन में आज हर छोटे छोटे घर में एक फैक्ट्री खुली हुई है, हर छोटे छोटे घर में एक उद्योग खुला हुआ है, इतना सस्ता लोन दिया जाता है और हर व्यक्ति ने अपना एक उद्योग खोल लिया। कोई बल्ब बना रहा है, कोई छोटी लाइट बना रहा है। इसलिए आप देखते हैं पूरी मार्केट, एक जो कभी स्थिति भारत की थी, उस समय एक समय पे 1600 और 16वीं सदी और 17वीं सदी में पूरी दुनिया के बाजारों में जो सामान हुआ करता था, वो अधिकांश भारत के लोग, भारत का ही बना हुआ होता था। तो वही स्थिति आज चीन की है। तो ये देश किसी के गुलामी में रह के मजबूत नहीं बने, जैसे हमारे नेता समझते हैं कि भाई अगर हम अमेरिका के साथ चलते रहेंगे, उनके साथ मिलकर चलते रहेंगे, तो हम दुनिया में बने रहेंगे, हमारी जगह बनी रहेगी। भाई उनसे स्वतंत्र होकर ही मजबूत हुआ जाएगा, क्योंकि ये लोग तो गुलामी में धकेल रहे हैं। जिस प्रकार रूस को मजबूर किया गया युद्ध करने के लिए, उसी प्रकार कल को भारत का भी नंबर आ सकता है, भारत का भी नंबर आ जाएगा। भारत को किसी, अभी तो उनकी गुलामी में चल रहे हैं। अगर कोई ऐसा नेता आ गया जिसने बोल दिया कि भाई मैं नहीं मानता इनकी इस सिस्टम को, मैं नहीं मानता इनकी इस व्यवस्था को, मैं नहीं मानता इनको शासक, तो कल को भारत की भी ऐसी एक इमेज बनाई जा सकती है। तो ये एक काफी विवाद है जो कि नाटो के माध्यम से आक्रमण किया गया अमेरिका की तरफ से। रूस ने उसकी प्रतिक्रिया दी है कि अगर छेड़ोगे तो फिर हम घुसेंगे अंदर। तो जो रूस के आसपास के जितने भी देश हैं, लगभग सारे नाटो में शामिल हो चुके हैं, एक या दो देश को छोड़ के, जैसे बल्गेरिया रह गया है और यूक्रेन रह गया है। बाकी उसके आसपास के जितने भी देश हैं वो सारे ही नाटो में शामिल हो चुके हैं। तो यही परेशानी है रूस की, इसीलिए उसने ये आक्रमण किया है। इसमें ये सब बातें अच्छा शिवांग जी, अगर इसमें जैसा कुछ दिन पहले जो घटना घटी थी अफगानिस्तान और तालिबान की भी, तो ऐसा नहीं लगता कि बिल्कुल एकदम फिल्म रिपीट कर दी है अमेरिका ने, क्योंकि उसमें भी रोल लगभग अमेरिका का सेम ही था। तो उसमें और इसमें कुछ सिमिलरिटी है कि जो अमेरिका का रोल अफगानिस्तान में तालिबान के बीच में था, वही यूक्रेन और रूस के बीच में ये निभा रहा है अमेरिका।
बिल्कुल, वो देखिए कोई भी वो अपना जो रोल तय करता है फायदे के अनुसार ही तय करता है। अफगानिस्तान के केस में भी जो मीडिया है, मीडिया इस तरीके से दिखाती है उस चीज को कि अमेरिका कुछ कर नहीं पाया और अफगानिस्तान ने कब्जा कर लिया, जबकि ये लोग चाहते थे कि वो कब्जा कर ले। ये चाहते हुए कि वरना इतनी बड़ी ताकत है, चाहते तो रोक देते, आके सेना पूरी भेज के अफगानिस्तान को तुरंत हटा देते सत्ता से, लेकिन बिल्कुल। चाहते हैं कि वो सत्ता कब्जाए, क्योंकि कल को इन्हें जो करवाना है वो करने वाले लोग वहां बैठे रहे। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, कंट्रोल्ड अपोजिशन जिसे बोला जाता है कि भाई मेरे अपोजिशन में भी बैठे, मेरी उससे सेटिंग है, मेरी उससे बातचीत है, जब मैं चाहूंगा कि वो युद्ध कर दे, वो किसी दूसरे देश पे आक्रमण कर दे, तो वो तब कर दे। और जब कर देगा तब अमेरिका तब आएगा, अमेरिका अभी नहीं आएगा। जब अफगानिस्तान में जो तालिबान में जो लोग बैठे हैं अमेरिका के समर्थित, ये जब किसी देश पे आक्रमण कर देंगे आस पड़ोस पे, या फिर ये किसी तरीके का एक माहौल वहां पे तैयार करेंगे, तो उस समय अमेरिका का काम आएगा वहां पे। उस समय अमेरिका बीच में आएगा कि अरे अब ये तालिबान कर रहा है, अब हमें आना चाहिए। तो अपने बिना फायदे के कभी अमेरिका नहीं आता किसी भी देश की, दो देशों की लड़ाई में कभी भी नहीं आता है। वो हमेशा से आप देखिए जहां पर भी लोग बोल देते हैं कि भाई दुनिया में आतंकवाद है, ये जो मिडल ईस्ट वाला इलाका है, इराक हो गया, ईरान हो गया, सीरिया हो गया, लेबनान हो गया, यहाँ पे ही क्यों आतंकवाद है ना, इस क्षेत्र में क्यों आतंकवाद है? तो लोगों के दिमाग में क्या भ्रम डाला गया है कि भाई यहाँ पर मुसलमान रहते हैं इसीलिए यहाँ पे आतंकवाद है। लेकिन अगर मैं एक प्रश्न करूं, जितने भी लोग देख रहे हैं, कि सबसे ज्यादा मुसलमान किस देश में रहते हैं, सबसे ज्यादा आबादी किस देश में है, तो अगर हम इस बात को देखते हैं तो इंडोनेशिया में। दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान इंडोनेशिया में रहते हैं, लेकिन इंडोनेशिया में तो आतंकवाद नहीं है। और आतंकवाद सिर्फ इस क्षेत्र में है। तो इसका मतलब आतंकवाद का लेना देना उससे नहीं है कि भाई लोग मुसलमान का ज्यादा रहते हैं, इस्लाम का ज्यादा माना जाता है, इस बात से लेना देना नहीं। उसका लेना देना है जगह से, जहां पर जगह जी। तेल है, जहां पर जिस क्षेत्र में तेल है। तेल के पीछे अमेरिका इसलिए है क्योंकि उसने एक समय पे तेल के पीछे डॉलर को स्थापित किया कि भाई अगर कोई भी देश आपस में तेल का इंपोर्ट करेगा, एक्सपोर्ट करेगा, तो वो डॉलर में ही करेगा। डॉलर से अलग किसी भी करेंसी में करेगा तो मैं उसको आके पीटूंगा। तो यहाँ पर जितना भी युद्ध हुआ, इन देशों को जो बर्बाद किया गया, सीरिया को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया, सिर्फ इस वजह से। जो गद्दाफी को उसकी गद्दी से हटाया गया, सिर्फ इसलिए हटाया गया था कि गद्दाफी ने कह दिया था कि मैं अपने तेल को या तो सोने में बेचूंगा या फिर अपनी करेंसी में बेचूंगा, मैं उसे डॉलर में नहीं बेचूंगा। उसका तख्ता पलट करवा दिया गया। यही बात हुई थी सद्दाम हुसैन के साथ। सद्दाम हुसैन ने भी ये बात कही थी कि मैं उसे डॉलर में नहीं बेचूंगा अपने तेल को। तो जो देश मना कर देता है उसके ऊपर ये अटैक कर देते हैं। और अटैक किसके माध्यम से करवाते हैं? ये नाटो जैसी संस्था के माध्यम से, जो दुनिया में शांति कायम करने के लिए बोलते हैं कि ये शांति कायम करने के लिए बनाई गई है। तो ये इसके लिए ये संगठन बनाए जाते हैं, सेना के संगठन। तो इन लोगों का जो एक उद्देश्य है, जो दुनिया पे शासन कर रहे हैं लोग, इनका उद्देश्य है दुनिया के अंदर एक सेना हो, एक सेना हो, देशों की स्वतंत्र सेनाएं ना हो। स्वतंत्र सेना का होना कि उनके ऊपर खतरा, किसी भी देश की अगर कोई स्वतंत्र सेना है जो उनके कब्जे में नहीं है, उसको वो खतरे के रूप में देखते हैं कि कभी भी वो विद्रोह कर सकती है, हमारे खिलाफ खड़ी हो सकती है। तो उसको कैसे मैनेज किया जाए? एक दुनिया की एक सेना बना के, उस एक सेना को केंद्रीकरण करने के लिए नाटो जैसी संस्थाएं बनाई गई। जैसे यूनाइटेड नेशंस बनाया गया था कि अगर दो देश में विवाद है, अगर हम में और चीन में विवाद हो गया, तो मैं भारत और चीन आपस में उसको ना सुलझाए, उसको लेके जाए यूएन में, एक तीसरे संस्था के पास, कि भाई तू हमारा सुलटा दे। भाई क्यों सुलटा दे? हमारी आपस की दिक्कत है, हम सुलटा लेंगे। लेकिन इस तरीके की संस्था क्यों बनाई गई? ताकि केंद्रित किया जाए चीजों को, पैसे को केंद्रित किया जाए, करेंसी को केंद्रित किया जाए, एक ही करेंसी में पूरी दुनिया की आदान प्रदान हो। आज डॉलर के अंदर ही आप कर सकते हो। इसीलिए भारत जब ईरान भारत को तेल, आप ये समझिए, बार्टर भी करने को तैयार है। बार्टर सिस्टम मतलब क्या? कि हम ईरान को कुछ अनाज दे दें या कोई कोई और वस्तु दे दे, उसके बदले में वो हमें तेल दे देगा। या फिर हम रुपए में दे दें, हम अपने रुपए ईरान को दे दे, ईरान हमें तेल दे दे, फिर ईरान उन रुपयों को फिर से हमारे पास खर्च दे। ईरान इसमें भी तैयार है। लेकिन अमेरिका ये धमकी देता है भारत को कि भाई तुम ईरान से तेल नहीं लोगे, तेल लेना है तो मुझसे लोगे, अमेरिका से, ईरान से नहीं लेना है। और ईरान से लोगे तो ईरान से डॉलर में लोगे। तो यहाँ के नेता डर जाते हैं, कहते जी बाबू जी आपसे ले लेंगे। तो इसीलिए पहले ईरान से लेता था भारत तेल, लेकिन ईरान से फिर बंद कर दिया, अमेरिका से लेता है। तो दुनिया के अंदर ये जो मीडिया वाले हैं, ये अमेरिका की गुंडागर्दी नहीं दिखाते, कभी नहीं दिखाएंगे,
क्योंकि जितने मीडिया चैनल हैं सब उन कंपनियों से संचालित हैं, जो कंपनियां उन लोगों से संचालित हैं, उन बैंकर से। तो वो कभी भी इन चीजों को ना तो अखबारों में आने देते हैं, ना तो मीडिया में कभी आने देते हैं कि असलियत में दुनिया में अशांति का कारण ये अमेरिका और अमेरिका के ऊपर बैठे ये लोग हैं। अमेरिका तो उनका एक माध्यम है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि अमेरिका दुनिया में देशों की लड़ाई है। दुनिया में कभी भी देशों की लड़ाई नहीं है, देशों की लड़ाई नहीं है। लड़ाई उन लोगों से, लोगों की है। ये जो लोग दुनिया के ऊपर शासन कर रहे हैं, असलियत में वो इन चीजों को संचालित करते हैं। असलियत में उन्होंने अमेरिका को ताकतवर बनाया। अमेरिका अपने आप में कोई ताकतवर नहीं है, अमेरिका के लोग बुरे नहीं है। अमेरिका के अंदर ये जो लोगों को संचालित कर रहे हैं, इन लोगों की सारी पूरी दुनिया में षड्यंत्र है कि दुनिया की एक शासन हो, एक व्यवस्था हो और एकीकरण हो दुनिया का। दुनिया में युद्ध करवा दिए जाए, युद्ध करवाए जाए, उनके दोनों फायदे होते हैं। युद्ध में लोग मरेंगे, एक तरफ लोग मरेंगे, सेना मरेंगे, आम जन मरेगा, और दूसरी तरफ उनके हथियार बिकेंगे। उनका हथियार बिकने के बाद ये उनका एक सिस्टम खड़ा होता है, जो कंपनियां उन्होंने खड़ी करी है उन कंपनियों को फायदा करवाते हैं। तो ये हथियार बिकने का सिस्टम है। इसलिए अमेरिका अभी तक, अमेरिका ये युद्ध एक दिन में खत्म हो जाए, अगर अमेरिका ये बोल दे कि ठीक है भाई, मैं वचन देता हूं, मैं एक साइन करके दे रहा हूं कि यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होगा, रूस तुरंत युद्ध रोक देगा। लेकिन अमेरिका नहीं बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। वो चाहता है कि युद्ध हो, रूस उस पर आक्रमण करे, चाहता था कि कर दे आक्रमण। एक बार आक्रमण हो गया तो नाटो के देशों से फिर इस पे आक्रमण करवाएंगे। अच्छा शिवांग जी, इसी बात को आप कितना श्योरिटी से कह सकते हैं? जैसे अभी आप बता रहे हैं, हालांकि मुद्दा तो यही है, लेकिन ये तो मीडिया में भी दिखाया जा रहा है कि एक्चुअल में जो मुद्दा है वो नाटो का ही है कि अभी यूक्रेन शामिल होना चाहता है, रूस उसे रोकना चाहता है। लेकिन क्या आपको लगता है, जैसा अभी आपने जो भी बताया, तो उसमें ऐसा नजर आ रहा है कि आप कहना चाह रहे हैं कि रूस एक्चुअल में अमेरिका इन षड्यंत्रकारियों से हटके है, और जो एनडब्ल्यूओ का नया वर्ल्ड ऑर्डर जो स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उनका उद्देश्य यही है, वो इसका हिस्सा नहीं है। चाइना और रूस की आप बात कर रहे हैं, क्या सच में रूस इस पूरी फिल्म का भी ये किरदार नहीं है? क्या वो अपनी लड़ाई जेन्युइन तरीके से लड़ रहा है, या फिर इसमें पूरी कहानी अमेरिका के साथ साथ रूस भी खेल रहा है, वो भी हिस्सा है कहीं ना कहीं? क्योंकि इस तरह के मैंने कुछ वीडियोस वगैरह कई टाइम से देख रहा था, तो कुछ चीजें तो मेरे सामने आ रही थी जिसमें ऐसा लग रहा था कि सिर्फ अमेरिका ही नहीं खेल रहा है, रूस खुद भी इस खेल में पूरी तरह से भागीदारी है और उसको सब कुछ पता है पहले की प्लानिंग के क्या क्या होना है। तो ये दोनों मिलकर के ही दुनिया को पागल बना रहे हैं। नहीं, पागल बनाने का वो नहीं है, पागल का मतलब अपना वो उद्देश्य पूरा करना चाह रहे हैं, मतलब उसमें जो है रूस भी किरदार निभा रहा है। जी नहीं, इस मामले में भी आप सोच सकते हैं, इस तरीके से भी देख सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों? इसके कई सबूत मिलते हैं हमें। जैसे कि ये जो इस बारे में किसी भी देश के नेता ने आज तक बात नहीं रखी कि ये बैंकिंग सिस्टम में अपने देश में नहीं आने दूंगा अपने रहते। ये पुतिन का बयान था। इस बारे में जो देशों के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, कभी जिक्र भी नहीं करते। वो कभी इस बारे में बात भी नहीं करते हैं कि भाई दुनिया के ऊपर कुछ ऐसे लोगों का शासन है। उस बारे में पुतिन ने कई बार बयान भी दिए हैं। और जो रूस की जो राजनीति है, उसको हम अगर बहुत पहले से समझे तो वो हमेशा से ही अलग रहे हैं इनके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के प्लान से। क्योंकि अगर हम देखें जार के समय से ही एक बार जब ये लोग लेके गए थे अपने इस विश्व के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का प्लान, एक बार बहुत पहले लेके गए थे जार के पास, तो जार ने इनके उस प्लान में मिलने से मना कर दिया था। जब मना किया था तब जाके फिर रूस पर युद्ध करवाया गया था। उस समय रूस को युद्ध में शामिल किया गया था। और फिर ये जो कोल्ड वॉर हुआ था, अभी तक आप देखिए हमेशा से रूस पर युद्ध ही इसलिए ही हुआ है क्योंकि रूस इनके उस षड्यंत्र में शामिल नहीं होता है। वो नहीं चाहता है कि इस चीज में मैं शामिल हूं। इसलिए आप देखिए भाई, शीत युद्ध हुआ था, शीत युद्ध में भी रूस के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, बहुत सारे भाग में बट गया था रूस। उससे पहले राजाओं के समय से, जार के समय से रूस बहुत, उसकी सीमा रेखा बहुत बड़ी थी। आज जो देश सारे अलग हो गए हैं वो सब रूस के अंदर ही थे एक समय पे, लेकिन शीत युद्ध के समय इन सबको अलग करवा दिया गया। रूस पूरा बढ़ गया था खंड खंड में। तो रूस को हमेशा नुकसान ही हुआ है इस लड़ाई में, और वो लड़ाई अब भी लड़ रहा है ये वाली। और क्योंकि मजबूरी आ गई इसीलिए उसने आक्रमण किया, इसलिए अब तक कर भी नहीं रहा था। लेकिन जब अब 2022 में बात आ गई थी कि भाई यूक्रेन और बेलारूस को इसमें शामिल किया जाएगा नाटो के अंदर, तब जाके रूस ने इसके ऊपर एक्शन लिया है। और जो चीन है, चीन भी इनके षड्यंत्र से काफी हद तक परे रहता है, क्योंकि चीन की जो बैंकिंग सिस्टम है वो अभी भी उस प्रकार का नहीं है जिस प्रकार पूरी दुनिया में बाकी देशों में चल रहा है। इन लोगों का बैंकिंग सिस्टम वो उस तरीके का नहीं है। उसके अंदर भी एक केंद्रीय बैंक, लेकिन केंद्रीय बैंक से ही वो अपने तरीके से पैसे लेता है, राइट ऑफ कर देता है। भाई लिए
अपने ही केंद्रीय बैंक को ब्याज नहीं चुकाता है। तो इस बात से भी अमेरिका को बहुत दिक्कत रहती है कि भाई अमेरिका को क्या, इन लोगों को दिक्कत रहती है कि भाई ये चीन ऐसी कैसी पॉलिसी निकाल देता है अपनी, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि कोई भी देश अपने खुद के पैसे बनाए, ये चाहते हैं कि हमेशा ये देश कर्ज पर पैसा ले। तो चीन और रूस काफी हद तक इन चीजों से अलग रहते हैं, वो अपनी व्यवस्था खुद चलाना चाहते हैं। हम अभी हम एक हमने बैंकों का मायाजाल जो हमारी किताब है उसका हम एक दूसरा खंड लेके आ रहे हैं, उसके अंदर हमने रूस की पूरी कहानी लिखी है कि भाई रूस में जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति से पहले रूस कैसा था। जो उस समय भी रूस को बदनाम किया गया कि रूस के अंदर बहुत अराजकता थी, लेकिन उसके अंदर हमने पूरा लिखा है कि रूस के अंदर असलियत में अराजकता नहीं थी, रूस के अंदर राजाओं के समय से ही बहुत बढ़िया व्यवस्थाएं चल रही थी। बीच में एक आध जगह गड़बड़ हुई, लेकिन बहुत सुंदर व्यवस्थाएं बनाई गई और रूस इनके उस षड्यंत्र में शामिल नहीं हुआ, इसलिए रूस के कई राजाओं को मरवाया गया, उनके ऊपर गोली चलवा दी गई या फिर बम में उड़ा दिए गए रूस के कई राजा जो इनके षड्यंत्र में शामिल नहीं हुए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के षड्यंत्र में। तो उस समय से ही रूस का एक लड़ाई तो रही है, आज भी लड़ाई रूस इसलिए ही लड़ रहा है क्योंकि वो इनके उस षड्यंत्र में शामिल नहीं होता। तो ऐसा दोहरा खेल खेलने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है, शामिल होने की, शामिल नहीं होता है रूस अधिकतर, हम ये देखते हैं। शिवांगी जी, इसमें देखिए छोटा सा मैं बस पॉइंट रखना चाह रहा हूँ और उसका थोड़ा संक्षेप में ही आप जवाब देने का प्रयास करना। अभी अगर वर्तमान की, जैसे चलिए इतिहास तो खैर मुझे भी खुद भी नॉलेज नहीं है तो मैं उसके बारे में नहीं आपके सामने तथ्य रख सकता, लेकिन अभी अगर ये वर्तमान में जो ट्रेंडिंग बीमारी या फिर तथाकथित महामारी के नाम पर जो पूरा षड्यंत्र, अगर ये पूरा षड्यंत्र है, अगर इसमें, क्योंकि आपने भी इसके बारे में काफी बोला और ये बाकायदा षड्यंत्र है, लेकिन इस षड्यंत्र में आप देखेंगे चाइना का रोल, रूस का रोल, चाहे वो टीकाकरण तेजाई करने में या लोगों के मन में डर फैलाने के मामले में, किसी भी क्षेत्र में इन्होंने ऐसा नहीं किया कि इनका किसी भी कदम पर या किसी भी पॉइंट पर अमेरिका या बाकी के देशों या जो भी WHO वगैरह है इनका इनके नक्शे कदम पर ना चले हों। मतलब इस वाले षड्यंत्र में तो उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। रूस में भी आप टीकाकरण का भी देख लीजिए, उसके अलावा रिस्ट्रिक्शंस जो भी कुछ लगाना था उन्होंने वो भी देख लीजिए। क्या इस षड्यंत्र में इन लोगों ने खुल करके, मतलब जानबूझ करके साथ दिया, साथ देने की, या ये क्या वजह हो सकती है अगर ये पार्ट नहीं है इस षड्यंत्र के? तो नहीं, देखिए हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि जैसे कोई भी देश होता है या कोई भी व्यक्ति होता है, तो वो उतना कई बार उसे उतनी चीजें समझ भी नहीं आती हैं। भाई हो सकता है पुतिन ने इस अपने देश में जो ये पूरे कोरोना के समय पे जो लॉकडाउन भी किया अपने देश में, टीकाकरण भी किया, तो हो सकता है उन्हें इस बारे में ना पता लगा हो कि भाई ये भी कोई एक षड्यंत्र है, दुनिया के अंदर कोरोना जैसी एक बीमारी नकली भी फैलाई गई है, या फिर एक ये टेस्ट वायरस भी छोड़ा गया है। ये भी हो सकती है एक वजह ये भी हो सकती है कि देखिए कोई भी पूरी तरीके से शामिल नहीं हो पाता, कोई भी पूरी तरीके से किसी का एजेंट नहीं बन पाता है कि ये लोग अमेरिका के एजेंट हैं या इन लोगों के एजेंट हैं, उस तरीके से नहीं। थोड़ा सा आदमी स्वतंत्र भी होता है कि भाई मुझे इनकी पूरी बात माननी है या नहीं माननी। कई बार ऐसा भी होता है, कई बार विद्रोह भी करता है आदमी। तो पुतिन का इसमें अगर हम देखें या चीन का भी देखें, तो इन हो सकता है कि इनको उस बारे में नहीं पता हो, ये भी हो सकता है इन्हें भी लग रहा हो कि भाई ये एक वायरस है, या कुछ समय बाद ये बात समझ आई हो। क्योंकि अगर हम इनके और पक्षों को देखते हैं तो उसमें ये स्वतंत्र हमें नजर आते हैं ये देश काफी हद तक कई चीजों में, दूसरे पक्षों में। लेकिन इस पक्ष में ये हमें इसलिए ऐसा लगते हैं क्योंकि ये भी हो सकता है कि इनको ये बात ना पता रही हो कि भाई ऐसा भी कुछ चल रहा है दुनिया के अंदर, इस मामले में भी षड्यंत्र रचा जा रहा है कि हमें लॉकडाउन नहीं करना चाहिए। ये बात तो हम लोग सोच रहे हैं, हो सकता है इनको नहीं इतनी समझ हो। मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोग पूरी तरीके से जिस प्रकार से हम लोग सोच रहे हैं, जिस प्रकार से हम लोग षड्यंत्र को देख पा रहे हैं दूर बैठ के, उसी प्रकार से ये लोग भी देख रहे हैं, जरूरी नहीं है। इनको कितना षड्यंत्र समझ आता है, इनको कितना वो बैंकिंग सिस्टम समझ आता है कि हमें अपने देश में वो बैंकिंग सिस्टम नहीं चलने देना। क्योंकि चीन को अगर ये पूरा बैंकिंग सिस्टम समझ आ रहा होता तो चीन कभी भी डॉलर के ऊपर इतना आश्रित ना होता। चीन बहुत बड़ी मात्रा में डॉलर पर आश्रित है, इसलिए वो इसको छोड़ भी नहीं पा रहा है। तो दिक्कत उसकी भी, छोड़ना चाहता है लेकिन छोड़ नहीं पा रहा है क्योंकि उसने अपना सारा पूरा जो ट्रेड था वो डॉलर के ऊपर ही रखा। अब उसे दिक्कत हो रही है क्योंकि बहुत बड़ा डॉलर रिजर्व है उसके पास, अब उसका क्या करे। तो इसलिए हम ये सोच सकते हैं कि इनको भी पूरी समस्या की समझ नहीं होगी। तो कभी भी भविष्य में इनका जो नेतृत्व है, जैसे चीन जैसे देशों का, रूस जैसे देशों का, ईरान का, नॉर्थ कोरिया का, इनका नेतृत्व भारत ही कर पाएगा। क्योंकि जो अभी यहां से जो नेतृत्व निकलेगा भारत से,
हम लोग जो लेकर निकलेंगे, हम जो अपने युवाओं के साथ एक तैयारी करेंगे बड़ी, तो इन देशों का भी नेतृत्व भारत ही एक समय पे कर पाएगा कि भाई इन लोगों से अब सीधी लड़ाई लड़ने का समय आया है और उसमें हमें साथ देना पड़ेगा। तो इसीलिए इनको हमें भी संगठित करना पड़ेगा। जिस प्रकार से भारत में लोग असंगठित हैं, उसी प्रकार से दुनिया में भी लोग असंगठित हैं इन लोगों के खिलाफ। तो हमें भी एक तैयारी करनी पड़ेगी दुनिया में संगठन बनाने की कि भाई इन लोगों के खिलाफ तो लड़ना ही पड़ेगा। इनका बैंकिंग सिस्टम तुम मत चलाओ, हम भी नहीं चलाएंगे। थोड़ा मोड़ा जो हल्का फुल्का चल भी रहा है उसको भी तुम खत्म करो अपने देश में। तो पूरे तरीके से हो सकता है ये लोग नहीं समझते हो षड्यंत्र को, जिस प्रकार से हम लोग बाहर बैठ के देख पा रहे हैं। क्योंकि जो व्यक्ति सत्ता के अंदर होता है अक्सर वो इन चीजों से दूर अपने आप हो जाता है, क्योंकि उस तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाई नहीं जाती। कोई ज्यादा सोर्स नहीं होते हैं पहुंचने के, क्योंकि हम लोग स्वतंत्र हैं, हम लोग देख लेते हैं चीजों को आसानी से। वो लोग उतना नहीं देख पाते, क्योंकि हो सकता है व्यस्तता के चलते, राजनीति के चलते, समझ की लिमिटेशन होने के चलते, कि भाई इतना ही सोच पा रहे हो कि भाई अमेरिका से युद्ध लड़ना है, अमेरिका की बातों में नहीं आना। क्या आप तो इतना ही सोच रहे हो बस, वो इतनी गहराई में जाके ना सोच रहे हो, है ना। तो ये भी चीजें कुछ सामने आ सकती हैं। तो हम पूरे तरीके से तो ये नहीं कह सकते कि भाई रूस और चीन उनके ही षड्यंत्र में भागीदार हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें वो इनके विरुद्ध भी करते हैं, उनको भी देखना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें विरुद्ध भी करते हैं वो, नहीं ये लोग नहीं चाहते कि चीन और रूस अपने आप में इतने ताकतवर देश बने। तो हमें इन चीजों को तो देखना ही पड़ेगा थोड़ा सा इस नजरिए से, थोड़ा सा दूर रह के, बाहर से रह के। पूरा यही नहीं है कि पूरा षड्यंत्र में हर कोई शामिल हो ही गया है, ऐसा भी नहीं है। षड्यंत्र में है शामिल, बहुत सारे देश शामिल है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूरा एग्जैक्टली वो जो चाह रहे हैं दुनिया में वही हो रहा है। अगर ऐसा चाहते तो आप और मैं या हम लोग इस तरीके से बातचीत भी ना कर पाते, अगर हर चीज उनके कंट्रोल में आ जाती। क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि इंटरनेट भी उनके कंट्रोल में है। इंटरनेट नहीं है कंट्रोल में, इंटरनेट पे बनी हुई कुछ कंपनियां हैं उनके कंट्रोल में। भाई जैसे यूट्यूब एक कंपनी है, गूगल एक कंपनी है, ये फेसबुक एक कंपनी है। तो इंटरनेट के ऊपर डाली हुई कंपनियां उनके कंट्रोल में है, पूरा इंटरनेट कंट्रोल में नहीं है। इंटरनेट बहुत आधार पर स्वतंत्र है, आप अपनी चीज को कहीं पे भी किसी भी माध्यम से अपलोड कर सकते हैं, आपके पास अपना सर्वर हो तो मैं कोई भी बात कह सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि पूरा दुनिया उनके कब्जे में आ गई है, काफी हद तक आ गई है, लेकिन सब कुछ अभी नहीं आया है। और सब कुछ ना आए उसके लिए भाई हमें तैयारी करनी पड़ेगी, संगठन बनाने पड़ेगा। तो बिल्कुल। अच्छा शिवांग जी, तो निष्कर्ष के तौर पर मोटा मोटा जाते आते इतना और बता दीजिए कि ये जो अभी युद्ध हो रहा है इसके अब हम लोगों तक, हालांकि ये लड़ाई तो चलिए ये दिखाई दे रही है कि यूक्रेन और केवल रशिया की है, बट जो दर्शक हैं या हम भारत में बैठे हुए लोग भी हैं, इन पर भी क्या कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ने वाला है? क्या कुछ भविष्य में होने वाला है जो आपकी रिसर्च कहती है? वो जरा बता करके इसका भविष्य में देखिए बिल्कुल होगा। ये चीज बढ़ सकती है कि विश्व युद्ध जिसे बोलेंगे ये लोग, कि भाई विश्व युद्ध तक जा सकते हैं। क्योंकि नाटो के क्योंकि अमेरिका इसी इंतजार में है कि ये इन नाटो के देशों को पहले लड़वाया जाए, इनकी सेना इकट्ठी करके फिर वो उतरे युद्ध में। तो युद्ध तो बड़ा हो सकता है कि बड़ा हो जाए युद्ध। ये युद्ध बड़ा होने के तो बिल्कुल इसके चांस है। और युद्ध बड़ा होगा तो बहुत सारी चीजों पे असर पड़ेगा। भाई तेल के ऊपर असर पड़ेगा, तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो भारत के अंदर चीजें महंगी हो जाएंगी, यहाँ पर भी चीजें महंगी हो जाएंगी। और अब भारत को एक पक्ष लेना पड़ेगा अपना, कि भाई किसकी तरफ है, निष्पक्ष कब तक रहेंगे। तो ऐसे भी नहीं रह सकते, तो असर तो पड़ता ही है। और हमें इससे सीख भी समझनी पड़ेगी कि भाई देखना भी पड़ेगा इसको बाहर रह के कि भाई असलियत में दिक्कत किसकी है, कौन दुनिया में ये दिक्कत कर रहा है। इसके ऊपर चिंतन करने का ये सबसे अच्छा समय है। भाई दुनिया में ये जो युद्ध चल रहा है इसकी गहराई में जाकर, मीडिया की बातों में नहीं आकर। मीडिया में जो दिन रात चल रहा है कि अब रूस ने ये कर दिया, अब रूस ने यहाँ पे ये कर दिया, यहाँ पे कर दिया, वो हो रहा है। लेकिन हमें गहराई में जाके ये सोचना है कि कर क्यों रहा है, इसमें उसका क्या फायदा। और ये जो अमेरिका इतनी दूर बैठा हुआ है, इतने 1000 किलोमीटर दूर है, इसका क्या मतलब यहाँ पे, ये क्यों यहाँ पे नाटो बनाना चाह रहा है, नाटो का क्या मतलब, क्या है नाटो। इन चीजों पे चिंतन करने का यही समय होता है। क्योंकि अब घटना वहां चल रही है तो समय है अब चिंतन किया जाए, समझा जाए कि असलियत में दुनिया को के ऊपर शासन कौन कर रहा है। क्योंकि जो शासन कर रहा है वही जिम्मेदार है इन युद्धों के लिए, इन युद्ध से होने वाले फायदों के लिए। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में इन लोगों का ही पूरा फायदा हुआ था, क्योंकि इन लोगों ने ही दोनों तरफ को फाइनेंस किया था युद्ध करने के लिए। इनको भी हथियार बेचे, इनको भी हथियार बेचे, उनको भी कर्ज दिया, इनको भी कर्ज दिया, सारे देशों को कर्जदार कर दिया था द्वितीय विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में भी, द्वितीय विश्व युद्ध में भी। तो यही समय अभी फिर से आ रहा है, वही समय फिर से आ रहा है। अब फिर से युद्ध होगा, दोनों तरफ को फाइनेंस करेंगे लोग, क्योंकि युद्ध के समय आपको बहुत कर्जा चाहिए होता है। तो कर्जा फिर
मुंह मांगी उस पे देते हैं ब्याज पे कि भाई इतने पे ये लो, इतना पकड़ लो। क्योंकि इनका एक सीधा सीधा सा मानना है, ये जो दुनिया पे लोग शासन कर रहे हैं ना, कि आप उस देश को गुलाम तभी बना सकते हो किसी देश को जब आपने उसको एक बार कर्जा दे दिया। एक बार आप किसी को बस कर्जा दे दो, क्योंकि चुका तो कभी पाएगा नहीं, चुका नहीं पाएगा तो बस फिर इनके कब्जे में है वो देश, फिर इनकी कहने पे चलेगा, इनकी वो मानी जाएंगे, करार माने जाएंगे कि भाई अगर कर्जा नहीं लौटाते तो आपको फिर ये करना है, अपनी कंपनियों को प्राइवेट करना है। इसलिए भारत सरकार, आप देख रहे हो, भारत सरकार अपनी सारी कंपनियों को प्राइवेट करती है। तो ये नियम, इसकी शर्तें होती हैं कि अगर आपने लिया है, नहीं चुका रहे हो, तो आपको अपनी सारी कंपनियां अपनी प्राइवेट करनी है, आपको अपनी सारे सरकारी जो जितनी ये जो इमारतें हैं ये सब प्राइवेट, सबका आपको प्राइवेट करना है, सब कंपनियों के हाथ में देना है, उन कंपनियों के हाथ में जिनके ऊपर ये लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर इनको लेके जाना, उस चीज से हमें बचाना होगा कि भाई एक विश्व की सरकार की तरफ इनको चीजें लेके जानी है, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट वहां पे लेके जानी है, वन वर्ल्ड करेंसी, वन वर्ल्ड आर्मी। तो उस आर्मी से के लिए ये पूरा प्रयास है, और उसके लिए हमें अपना संगठन बनाना है। तो जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, जितने भी युवा हमें देख रहे हैं, वो bankjal.com पर जाकर रजिस्टर करें, 18 से 30 साल के युवा, और बताएं कि वो क्या कर सकते हैं, जुड़े हमारे साथ, अपनी भूमिका तय करें इस लड़ाई में। और जो उससे अधिक उम्र के या उसी उम्र के लोग नौकरियां कर रहे हैं, वो बताएं कि वो किस प्रकार से हमारी सहायता करेंगे आर्थिक रूप से। तो चलते हैं फिर। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए, बहुत ही शानदार, और इस महत्वपूर्ण जानकारी के साथ ही मैं इस कार्यक्रम को अंत करना चाहूंगा। और तो चलिए, सभी दर्शकों का और शिवांग जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का नमस्कार।